नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज तारीख है 30 जून 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो है। ये काफ़ी सारे न्यूज़ हैं, हिंदी इंग्लिश सभी न्यूज़पेपर को मैंने इसमें शामिल किया है और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि पीटी के रिगार्डिंग आप केवल कर दीजिए, तो ये पीटी में आपका बहुत काम आएगा। इसमें सवाल आने की पूरी संभावना है पीटी में। न्यूज़पेपर से ही तो करंट अफेयर बनाए जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, ओके। और मेंस में तो आपका काम आएगा ही, आपका दिसंबर में ही मेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो मेंस के लिए आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। इसीलिए हाइब्रिड क्लास होता है पीटी और मेंस दोनों के लिए, इसको ज़रूर देखा कीजिए, ओके। और शेयर कर दीजिए वीडियो को। फिर शाम में मैं इसका एमसीक्यू वाला वीडियो शेयर कर देता हूँ आपसे, जिससे क्या होता है कि उसका एमसीक्यू भी आप कर लेते हैं, ओके। चलिए शुरू करते हैं। भारत को 27% सस्ते मिलेंगे प्रीडेटर ड्रोन। प्रीडेटर ड्रोन के बारे में आज हम लोग समझेंगे। ये अमेरिका का MQ-9V नाम है इस ड्रोन का। ये हमने ख़रीदा है अमेरिका से। प्रीडेटर ड्रोन का मतलब क्या होता है? प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी, मतलब कि ये निगरानी भी कर सकता है और समय आने पर अटैक भी कर सकता है ये, ओके। तो ये ड्रोन हम खरीद रहे हैं अमेरिका से। बहुत ही हाईटेक ड्रोन होते हैं ये। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास इस तरह के हथियार हैं, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से 31 MQ-9V सशस्त्र ड्रोन के खरीदने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। आपसे क्या पूछेगा पीटी में कि 31 MQ-9V क्या है? तो 31 ड्रोन की संख्या है। MQ-9V ड्रोन का नाम है, ओके। ये आप ध्यान रखेंगे। क्या पूछेगा? MQ-9V किससे संबंधित है? तो ये एक ड्रोन है, हथियार है, जिसे हमने कहाँ से खरीदा है? तो हमने अमेरिका से खरीदा है, ओके। देखिए लिखा हुआ कि मोदी जी के वाशिंगटन यात्रा के दौरान $3 अरब से अधिक मूल्य के इस सौदे की घोषणा होने की उम्मीद है। इस उन्नत ड्रोन के अधिग्रहण का उद्देश्य भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाना और अपने सशस्त्र बलों को मजबूत करना है। MQ-9V सशस्त्र ड्रोन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ से मेंस में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। MQ-9V ड्रोन MQ-9 रिपर का एक वेरिएंट है, जिसका उपयोग काबुल में अलकायदा नेता अयामान अल जवाहिरी को मारने वाले हेलफायर मिसाइल से संबंधित संस्करण को लॉन्च करने के लिए किया गया था। MQ-9V के दो वेरिएंट स्काई गार्जियन और इसका सिबलिंग सी गार्जियन है। भारतीय नौसेना वर्ष 2020 से MQ-9V सी गार्जियन का संचालन कर रही है। हमारे पास सी गार्जियन है ही इसका, ओके। यह ड्रोन 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर कार्य कर सकता है, जिससे उच्च ऊंचाई वाले हिमालयी सीमा क्षेत्रों में भारतीय सेना को व्यापक निगरानी क्षमता मिलेगी। इससे इस प्रीडेटर को 40 घंटे की अधिकतम उड़ान क्षमता भी है, जो इसे लंबे समय तक की निगरानी के लिए उपयोगी बनाता है। 40 घंटे तक लगातार उड़ सकती है ये हवा में। आप खुद ही समझ सकते हैं कितना यूजफुल होगा ये हमारे लिए। MQ-9V ड्रोन स्वचालित टेक ऑफ और लैंडिंग, डिक्टेटर एंड एडवांस सिस्टम, एंटी स्पूफिंग, GPS तथा इनक्रिप्टेड संचार लिंक जैसी उन्नत सुविधाओं से लैस है। इसको आप देख सकते हैं कितना हाईटेक ड्रोन है ये। MQ-9V ड्रोन नाम है इसका। उसके बाद से चलते हैं कि भारत की आवश्यकता। भारत को विशेष रूप से लद्दाख में चीन के साथ चल रहे गतिरोध और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के संदर्भ में भूमि तथा समुद्री सीमाओं पर निगरानी एवं स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाने के लिए MQ-9V सशस्त्र ड्रोन की आवश्यकता थी। हमें आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि हमें दो तरफ से खतरों का सामना करना पड़ रहा है आजकल। हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी पनडुब्बी युद्धपोतों की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए, संचार और व्यापार कि अपने महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की रक्षा के लिए भारत को MQ-9V सशस्त्र ड्रोन की आवश्यकता है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है कि भारत को कश्मीर और अन्य आतंकवाद क्षेत्रों में ग्रस्त क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए MQ-9V सशस्त्र ड्रोन की आवश्यकता है। MQ-9V सशस्त्र ड्रोन हासिल करने से भारत को क्या लाभ हो सकता है? तो लाभ तो पता ही है क्या होगा। MQ-9V सशस्त्र ड्रोन हासिल करने से भारत को अपने विरोधियों पर एक रणनीतिक बढ़त मिलेगी, क्योंकि ये अपने मानव युक्त विमान या पायलटों को जोखिम में डाले बिना लंबी दूरी की निगरानी और सटीक हमला करने में सक्षम होगा। MQ-9V सशस्त्र ड्रोन हासिल करने से अमेरिका के साथ भारत के रक्षा सहयोग को भी बढ़त मिलेगी, जो भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत के लिए एक प्रमुख भागीदार के रूप में उभरा है। यह सौदा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड समूह में भारत की भूमिका को भी मजबूत करेगा। MQ-9V सशस्त्र ड्रोन हासिल करने से भारत के रक्षा उद्योग के लिए अवसर भी बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें मेक इन इंडिया पहल के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त उत्पादन भी शामिल होगा। हमने न सिर्फ ड्रोन खरीदा है, बल्कि हमने क्या बोला है कि हमें इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी कीजिए, हम खुद से बनाएंगे इसको। अभी तो हम आपसे खरीद रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, हम खुद से बनाएंगे इसको, MQ-9V को। द हिंदू स्रोत है ये, द हिंदू का ही आर्टिकल मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, MQ-9V को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ओके। अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक आपका पीटी फैक्ट से संबंधित है कि भारत में एम्स में उत्तर भारत का दूसरा त्वचा बैंक खुला है। त्वचा बैंक की जरूरत किनको पड़ती है? जो बर्न के मरीज होते हैं, जो जल जाते हैं या किसी भी कारण से उनके त्वचा को नुकसान
पहुंचता है तो उनको त्वचा बैंक की ज़रूरत पड़ती है, जहां से वो उसको लेकर फिर से उसका इलाज करवा सकते हैं। तो दूसरा त्वचा बैंक कहाँ पर खोला गया है, तो ये खोला गया है एम्स दिल्ली में। और पहला कहाँ पर खोला गया है, तो सफदरजंग दिल्ली में, सफदरजंग जो अस्पताल है दिल्ली में, उसी में पहला खोला गया है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आपसे सीधा सीधा क्या पूछ लिया जाएगा पीटी में कि बताइए देश का, उत्तर भारत का पहला त्वचा बैंक कहाँ पर खोला गया है, तो आप क्या बताएंगे, सफदरजंग दिल्ली में। दूसरा कहाँ पर खोला गया है, तो एम्स दिल्ली में खोला गया है। इसमें तो केवल यही था, लेकिन अगला टॉपिक जो है आपका वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रूज़ टूरिज्म को भी मैं बताऊँगा आपको। बढ़ावा देने के लिए बढ़ेगा, नेशनल क्रूज़ टूरिज्म बोर्ड को बनाया जाएगा। क्रूज़ वही क्या होता है, जो बड़े बड़े शिप होते हैं, जैसे पिछले साल याद है बनारस से पूरा पटना होते हुए बंगाल की खाड़ी तक गई थी गंगा विलास करके, एक बहुत बड़ी जहाज़ थी। तो आपसे उससे जुड़े हुए सवाल भी पूछे जा सकते हैं। और दूसरा टॉपिक है फिर भारत और फिलीपींस को लेकर। तो फिलीपींस का मैं आपको मैप दिखाऊंगा, बाकी रक्षा संबंध जब हमारा हो जाएगा तब मैं उसके बारे में बताऊंगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पिछले लेक्चर मैंने फिलिस्तीन की राजधानी पूछी थी आपसे, बहुत सारे बच्चों ने फिलीपींस से उसको कन्फ्यूज कर दिया है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और ये कहाँ पर है, तो ये प्रशांत महासागर में द्वीपीय देश है। अब फिलिस्तीन कहाँ पर है, तो फिलिस्तीन है आपका इजराइल के बीच में, जिसकी राजधानी है रामल्लाह। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग देश हैं, बहुत दूरी है, दो एक पूरब में एक पूरा पश्चिम में है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि क्रूज़ टूरिज्म क्या होता है और भारत में इसकी क्या क्या संभावनाएं हैं। क्रूज़ टूरिज्म से जुड़े हुए सवाल इसलिए भी पूछा जा सकता है आपको, क्योंकि नेशनल वाटरवे भी बहुत, भारत सरकार बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है उसको, और जगह जगह पर बनाए जा रहे हैं। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, चारों तरफ नेशनल वाटरवे का बनाया जा रहा है। तो इसलिए क्रूज़ टूरिज्म आपसे पूछा जा सकता है। इसके बारे में आपको डिटेल बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि भारत में क्रूज़ पर्यटन की संभावनाएं। परिचय, बढ़ती मांग, प्रयोज्य आय से प्रेरित भारतीय क्रूज़ बाजार के अगले 10 दशक में 10 गुना बढ़ने की क्षमता है। 10 गुना बढ़ जाएगा अगले दशक में भारत में क्रूज़ टूरिज्म। भारत एक शानदार क्रूज़ गंतव्य है। इसकी 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ भारत के कई आकर्षक व विशाल नदी प्रणालियों का दुनिया के सामने अनावरण किया जाना अभी भी बाकी है। भारत सरकार अपनी क्षमता का एहसास कर भारत को महासागर और नदी परिभ्रमण दोनों के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचों के साथ एक वैश्विक क्रूज हब के रूप में स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। भारत और वैश्विक हितधारकों ने क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। उचित बुनियादी ढांचे के साथ आधुनिक तकनीक को अपनाने से भारत निश्चित रूप से दुनिया के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक बन जाएगा। उद्देश्य क्या होगा, भारत का लक्ष्य क्रूज यात्री यातायात को वर्तमान के 0.4 मिलियन से बढ़ाकर 4 मिलियन करना है। हमें कितना करना है, 0.4 मिलियन अभी हमारा क्रूज में यात्रियों का अनुपात, उसको कितना करना है, 4 मिलियन करना है, 40 लाख के करीब में करना। आने वाले वर्षों में क्रूज पर्यटन की आर्थिक क्षमता 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। ये कुछ आंकड़े हैं जिसको आप जब आंसर राइटिंग करेंगे, क्रूज से संबंधित अगर आपसे पूछा जाता है या टूरिज्म से संबंधित, पर्यटन से संबंधित चीज़ें पूछी जाती है, क्योंकि बिहार जो है, बिहार में भी क्रूज टूरिज्म या नौका विहार, इसका बहुत बड़ा वहाँ पर संभावना है। हमारे पास क्षमता है, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। बड़ी बड़ी 12मासी नदियाँ हैं हमारे पास, हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, नहीं तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है ना। क्या है संबंधित पहल कौन कौन से हैं। टास्क फोर्स, सरकार ने क्रूज पर्यटन के विकास हेतु टास्क फोर्स का गठन किया है। देश में क्रूज पर्यटन के विकास हेतु सक्षम पारिस्थितिक तंत्र बनाने में टास्क फोर्स की मदद करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को शामिल करते हुए उच्च स्तरीय सलाहकार समिति की स्थापना भी की गई है। तटीय गंतव्य सर्किट क्या है, कोस्टल डेस्टिनेशन सर्किट। क्रूज की मांग को सक्रिय करने हेतु 4 थीम आधारित तटीय गंतव्य सर्किट विकसित किए जाएंगे। पहला कौन सा है, गुजरात तीर्थ यात्रा। दूसरा है पश्चिमी तट, संस्कृति को दर्शनीय पर्यटन। तीसरा दक्षिणी तट, आयुर्वेद और वेलनेस टूर्स। पूर्वी तट, विरासत पर्यटन। इस तर्ज पर 4 क्या विकसित किए गए हैं, तटीय गंतव्य विकसित किए गए हैं। तटीय गंतव्य विकसित किए गए हैं भारत में क्रूज टूरिज्म के लिए। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों से। ओके, अगले टॉपिक पर चलें। अगला क्या लिखा, प्रकाश स्तंभ। तटीय पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं तो प्रकाश स्तंभ, जिसको लाइट हाउस कहा जाता है, द्वीप विकास का कार्य भी किया जा रहा है। क्रूज पर्यटन का अन्य संभावित क्षेत्र है रिवर क्रूज, अंतर्देशीय क्रूज जिसे खोजा जा सकता है। मैरीटाइम मिशन दस्तावेज 2030 भी जारी किया था भारत सरकार ने। इसके तहत क्या बोला गया है कि सांस्कृतिक पर्यटन, आयुर्वेद पर्यटन, तटीय पर्यटन, नदी कूज पर्यटन आदि पर ध्यान देने के उद्देश्य से मैरीटाइम विजन डॉक्यूमेंट्री 2030 को तैयार किया गया है। महामारी के बाद भारत में पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान के साथ बढ़ रहा है। क्रूज पर्यटन ने साल दर साल 35% की वृद्धि दर्ज की है। 35% से बढ़ रहा है क्रूज टूरिज्म भारत में। क्रूज पर्यटन कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 35% से बढ़ रहा है, और अगले 10 सालों में 10 गुना हो जाएगा।
बंदरगाह का उन्नयन और आधुनिकीकरण करना है। बंदरगाहों का उन्नयन और आधुनिकीकरण का कार्य देश के 7 प्रमुख बंदरगाहों पर किया जा रहा है, जिसमें मुंबई में बनने वाला न्यू इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल भी शामिल है। आपसे पीटी में पूछा जाएगा कि न्यू इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल भारत के किस जगह पर बनाया जा रहा है, कि मुंबई में बनाया जा रहा है, जिसकी कुल लागत करीब 495 करोड़ रुपये है। न्यू इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल प्रतिवर्ष 200 जहाज़ों और 10 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता से युक्त होगा। 10 लाख यात्री को साल भर में संभालेगा ये। इसी तरह बुनियादी ढांचे का उन्नयन गोवा, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम और कोलकाता में हो रहा है। सारे अलग अलग राज्यों में है। गोवा में हो गया, न्यू मैंगलोर कर्नाटक में हो गया, कोच्चि केरल में हो गया, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में हो गया। ओके, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय महायोजना क्या है भाई? इसके तहत भी क्या बना रहे हैं हम? जगह जगह पर पोर्ट बना रहे हैं। महत्वाकांक्षी पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय महायोजना के अंतर्गत नौवहन, नदी पर्यटन, वन, वाणिज्य पर्यटन पर ध्यान देने के साथ साथ पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचा भी विकसित किया जा रहा है। स्वदेश दर्शन योजना को भी इससे जोड़ा गया है। स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से विभिन्न राज्यों के शासित प्रदेशों में 648 करोड़ रुपये के तटीय विषयगत सर्किट के तहत 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। नमामि गंगे परियोजना भी इससे जुड़ा हुआ है। आपको क्या बताना पड़ेगा? क्रूज टूरिज्म में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? इन योजनाओं का नाम भी लिखेंगे कि इनके तहत भी बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है भारत में क्रूज टूरिज्म को। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है कि सरकार ने विशाल नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से नदियों को स्वच्छ और पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, जो नदी आधारित पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती हैं। अन्य क्या है? बुनियादी ढांचों के उन्नयन, बंदरगाह शुल्क के युक्तिकरण, बेदखली शुल्क को हटाने, क्रूज जहाज़ों को प्राथमिकता देने, ई वीज़ा सुविधा प्रदान करने सहित कई सारे पहले की गई हैं। और भारत में क्रूज बाजार की स्थिति क्या है? विश्व स्तर पर नदी क्रूज बाजार पिछले कुछ वर्षों में लगभग 5% की दर से बढ़ा है। 2027 तक क्रूज बाजार में लगभग 37% होने की उम्मीद है। यूरोप दुनिया में नदी क्रूज जहाज़ों के लगभग 60% हिस्से के साथ विकास कर रहा है। यूरोप में डेन्यूब और चीनी यांगजी नदियों के साथ वैश्विक स्तर पर नदी क्रूज बाजार जो है वो हावी है। अभी भी भारत का इसमें कहीं पर नाम नहीं है। गंगा इतनी विशाल नदी है, कहीं पर कोई नाम नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, लेकिन हम क्रूज टूरिज्म में बिल्कुल पिछड़े हुए देश हैं। स्रोत क्या है इस न्यूज़ का? पीआईबी से उठाया है, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल बनाए जाते हैं। जो क्या है सरकार के इन्फॉर्मेशन का स्रोत है, वहीं से इसको उठाया गया इस आर्टिकल को। ओके, अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे भारत और फिलीपींस। फिलीपींस कहाँ पर है? तो ये प्रशांत महासागर में द्वीपीय देश है। दक्षिणी चीन सागर के उत्तर पूर्वी इलाकों में है। ये दिखा दूंगा, अभी मैप दिखाऊंगा मैं आपको। और नई दिल्ली में फिलीपींस के अपने समकक्ष एनरिक ए मानलो के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। एनरिक ए मानलो क्या है? वहाँ के विदेश मंत्री हैं और वो भारत आए थे। भारत फिलीपींस का रक्षा सहयोग क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भारत और चीन का टेंशन है और चीन और फिलीपींस का टेंशन है। तो क्या हो जाएगा? भारत और फिलीपींस का ऑटोमेटिक अपने आप दोस्ती गहरी हो जाएगी। भारत फिलीपींस को बहुत सारे हथियार देगा, जिसमें ब्रह्मोस भी शामिल हैं। हम आज न कल ब्रह्मोस भी बेचेंगे इसको। बहुत सारे रक्षा सहयोगों में हम हिस्सेदारी कर रहे हैं। अमेरिका के साथ मिलकर फिलीपींस के साथ हम रक्षा संबंधों को और भी ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, हम इसको घेर सकें वहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमारा फिलीपींस के साथ अच्छा संबंध हो जाएगा। भारत और फिलीपींस जब अच्छे संबंध में आ जाएंगे, दिखाऊंगा मैं अभी लोकेशन, तो ऑटोमेटिक एक देश घिरना शुरू हो जाएगा। अभी मैं लोकेशन दिखा देता हूँ, उसके बाद अगले लेक्चर में अगर इससे जुड़ा हुआ कुछ भी आगे थोड़ा सा पहल होता है रक्षा संबंधों पर, तो उसको हम लोग डिटेल में बात करें। लेकिन मैप सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। मैप अगर आप समझेंगे नहीं तो आईआर की समझ बनेगी ही नहीं। ओके, मैप देख लेते हैं अब हम लोग। देखिए, ये प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग है ना। ये है फिलीपींस, इसकी राजधानी ये है मनीला। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, साउथ चाइना सी इस हिस्से को कहते हैं। ये 9 डैश लाइन होता है। ऐसे 9 डैश लाइन क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा। उत्तराखंड पीछे से पूछा गया, आपसे भी पूछा जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही 9 डैश लाइन है। इस पूरे 9 डैश लाइन को जोड़ दीजिए। इस पूरे एरिया को चीन क्या मानता है कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो हमारा है और किसी का भी इसमें हक नहीं है। अब जैसे ही वो दक्षिणी चीन सागर पर क्लेम करता है, आप देखिए कौन कौन से देश विवाद करने आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए मलेशिया का भी हिस्सा है, वियतनाम का भी है, फिलीपींस का भी है। यहाँ पर ताइवान भी आपत्ति जता सकता है और बहुत सारे देशों का यहाँ से व्यापार होता है। भारत भी आपत्ति जता सकता है, जापान भी बता सकता है, क्योंकि जापान का सारा सामान यहीं से गुजर के आता है उसके तट।
तो ये सभी देश आपत्ति जताएंगे दक्षिणी चीन सागर को लेकर। तो बहुत ही ज़्यादा विवाद है। और चीन ने किया क्या है, दक्षिणी चीन सागर में बहुत सारे आर्टिफिशियल द्वीप का निर्माण किया है। आर्टिफिशियल द्वीप क्या होता है, मैन मेड द्वीप होता है। वहाँ पर द्वीप था नहीं, लेकिन चीन चूंकि उसका निर्माण कर रहा है, मिट्टी डाल डाल के समुद्र को भर भर के द्वीपों का निर्माण कर रहा है। निर्माण न सिर्फ कर रहा है बल्कि वहाँ पर सैन्य अड्डे भी बना रहा है। तो इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा विवाद है इस क्षेत्र में। इसीलिए भारत और फिलीपींस क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में मित्रता करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत फिलीपींस के साथ भी अच्छे संबंध बना रहा है, उसके अलावा भारत वियतनाम के साथ भी अच्छे संबंध बना रहा है। ताइवान को तो हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि भारत ताइवान के साथ भी अच्छा संबंध बनाए। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, उसका लोकेशन कहाँ है, 9 डैश लाइन के बारे में पूछा जा सकता है। और हमारे रक्षा संबंध अगर डेवलप होते हैं तो हम उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो फिलीपींस की राजधानी को ध्यान में रखिएगा और उसके लोकेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कहाँ कहाँ से किससे किससे वो शेयर कर रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चल लेते हैं। अगला टॉपिक किससे जुड़ा हुआ है, तो अगला टॉपिक आपका पीटी और मेंस दोनों में सवाल में पूछा जा सकता है। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। मध्य प्रदेश के सतपुरा टाइगर रिजर्व में बाघ का सिर काट कर ले गए शिकारी। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि हमारे देश में टाइगर के सुरक्षा संबंधित कौन कौन से प्रावधान हैं। सतपुरा टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा जा सकता है कि कहाँ पर स्थित है ये और किस प्रकार के प्रावधान बनाए गए हैं। आपसे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछा जा सकता है, जो पिछली बार ही पूछा गया था, 1973 में शुरू हुआ था, ये पूछा गया था पिछली बार। आपसे ये पूछा जा सकता है कि NTCA क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या है, इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। और प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसलिए इससे जुड़े हुए सवाल आप संभावित है कि आपके पीटी मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएं। क्या बोला मैंने, नेशनल जो टाइगर प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, तो 1973 में शुरू किया गया था। 50 वर्ष पूरे हुए 2023 में, तो इससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इस मौके पर जब 50 वर्ष पूरा हुआ था तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ पर गए थे, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में गए थे। बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक राज्य में है और वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे। देश में टाइगर के मामले में सबसे अधिक टाइगर कहाँ पर है, तो MP में सबसे अधिक टाइगर है, उसके बाद कर्नाटक का नाम आता है, उसके बाद उत्तराखंड का नाम आता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। टाइगर के संख्या की मैं बात कर रहा हूं। अब हम लोग चलते हैं सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ है, किस प्रकार से है और क्या मामला है, इसको पूरा को देख लेते हैं। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि नर्मदापुरम जिले में स्थित सतपुरा टाइगर रिजर्व 2130 वर्ग किलोमीटर फैला है। यह डेक्कन बायो जियोग्राफिकल क्षेत्र में का हिस्सा है। अभूतपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह देश के प्राचीनतम वन संपदा है जो बड़ी मेहनत से संजोकर रखी गई है। हिमालय के क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों कुछ प्रजाति और दक्षिण के वनों में पाई जाने वाली कुछ प्रजातियां सतपुरा टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र में भरपूर पाई जाती हैं। देखिए हिमालय की भी कुछ प्रजाति वहाँ पर पाई जाती है और दक्षिण भारत की भी कुछ प्रजाति वहाँ पर पाई जाती है। NCERT में डिटेल में दिया हुआ सतपुरा वगैरह के बारे में। कुछ प्रजातियाँ जैसे कीटभक्षी घाटपर्णी, बांस, हिसालू, दारू हल्दी, सतपुरा और हिमालय दोनों जगह आपको देखने को मिल सकती है। हिमालय ठंडी जगह है और सतपुरा में प्रचंड गर्मी पड़ती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर पाई जाती है। ओके, सतपुरा की प्रहारी श्रृंखला में 1500 से 10,000 वर्ष पुराने 50 शैलाश्रय हैं। प्राकृतिक महत्व के साथ इनका पुरातात्विक महत्व भी है। इस प्रकार सतपुरा टाइगर रिजर्व देश के मध्य क्षेत्र के इकोसिस्टम की आत्मा है। और ये किस राज्य में है, ये मध्य प्रदेश में है। ये तो पता ही होगा आपको सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम जिले में है ये। और नर्मदा नदी कहाँ से बहती है, तो देखिए नर्मदा नदी बहती है भ्रंश घाटी से होकर। भ्रंश घाटी ये नर्मदा नदी हो गया। इसके उत्तर में कौन सा है, नर्मदा नदी के उत्तर में कौन से है श्रेणी, तो वो विंध्याचल की श्रेणी है, विंध्य की श्रेणी है। और नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सी श्रेणी है, तो यह है सतपुरा की श्रेणी। और इन दोनों के बीच से कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक श्रेणी से होता है। अमरकंटक से ही सोन नदी भी निकलती है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इसके ठीक नीचे एक नर्मदा की नदी बहती है ताप्ती, जिसका क्या है वो उसके उत्तर में कौन सा है, तो उत्तर में है सतपुरा, सतपुरा श्रेणी। बीच से तापी नदी बहती है और सबसे नीचे उसके नीचे कौन सी है, सतमाला श्रेणी। तो ये दोनों की दोनों नदियाँ कहाँ से बहती है, तो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। इन दोनों को जरूर ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी सतपुरा श्रेणी में सतपुरा टाइगर रिजर्व भी स्थित है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ अंकाई वन, जंगली चमेली जैसे वनस्पति भी हैं जो अन्यंत्र नहीं या बहुत कम पाई जाती हैं। वनस्पतियों के अतिरिक्त 14 ऐसे वन्यजीव हैं जिनका जीवन आज खतरे में है, फिर भी यहाँ उनका रहवास बना हुआ है, जैसे उड़न व गिलहरी।
जैसे उड़न गिलहरी। बाघों की उपस्थिति उनके प्रजनन क्षेत्र के रूप में सतपुरा टाइगर रिजर्व प्रसिद्ध है। यह रिजर्व बाघों की अच्छी उपस्थिति वाले मध्य भारत के क्षेत्रों में से एक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कुछ शिकारियों ने एक बाघ का गर्दन काट लिया और लेके चले गए साथ में। सोचिए कितना भयानक होगा। बाघों की उपस्थिति उनके प्रजनन के लिए मतलब अच्छी जगह है। ये देश के बाघों की संख्या का 17% और बाघ रहवास का 12% सतपुरा में आता है। मतलब देश में अगर 100 बाघ रहते हैं तो उसमें 17 बाघ कहाँ पर रहते हैं, तो वो रहते हैं आपका सतपुरा टाइगर रिजर्व, उसके आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कितना महत्वपूर्ण है ये। सतपुरा टाइगर रिजर्व एक प्रकार से हिमालय व पश्चिमी घाट के बीच वन्य जीव की उपस्थिति का सेतु बनाता है। हिमालय और पश्चिमी घाट के बीच में सेतु का काम कौन करता है, तो सतपुरा टाइगर रिजर्व करता है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। यह मालाबार, विसिल्स, यंस अर्थात कस्तूरी पक्षी, दूधराज, मालाबार पाइडल हॉर्नबिल अर्थात धनेश पक्षी के लिए भी आदर्श रहवास के रूप में जाना जाता है। सतपुरा कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। इसकी सारी खासियत को भी मैंने बता दिया है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इससे जुड़े हुए फैक्ट्स आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं पीटी एग्जामिनेशन में। यूपीएससी ने 2-3 बार इससे जुड़े हुए सवाल पूछे हैं, इसलिए इसको ज़रूर ही ध्यान में रखिएगा। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं। और नर्मदा नदी के बारे में जो मैंने बताया है और तापी नदी के बारे में, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे, वहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। ओके, अगला जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन का, सबसे इंपॉर्टेंट। और इस पर जैसे जैसे और भी न्यूज़ आएंगे तो इसको हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जरूरी खनिजों के उत्पादन में बनेंगे हम आत्मनिर्भर। देखिए कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो बहुत कम पाए जाते हैं लेकिन बहुत ही ज़रूरी होते हैं, वो देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ऐसे 30 हमने मिनरल्स की सूची भी जारी की है और ये बताया है कि इनका हमारे पास उपस्थिति है और हम इसमें आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। मतलब देश में हम इनका अन्वेषण करेंगे कहाँ कहाँ पर उपस्थित हैं ये, और अगर हमें मिलेंगे तो हम उसको निकालेंगे भी। इन सारे मिनरल्स में से 2-4 के नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। इस 30 में से आपको लिस्ट में से एक भी का मिनरल का नाम पूछा जा सकता है। देखिए क्या है न्यूज़ कि आने वाले दिनों में की आर्थिक प्रगति अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तय करेगी। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार संचार, क्या बोला मैंने, कम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर जैसे प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि इसका लाभ तभी मिलेगा जब इन क्षेत्रों के लिए जरूरी खनिज, क्रिटिकल मिनरल्स के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो सकें। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं जिसके लिए जो मिनरल चाहिए वो हमें अगर बाहर से आयात करना पड़ेगा तब तो हम आत्मनिर्भर नहीं बने। पहली बार सरकार ने 30 ऐसे बेहद ज़रूरी खनिजों की सूची जारी की है जिसमें आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की जाएगी। 30 खनिज की सूची जारी की है, पहली बार ऐसी घटना हुई है जिसमें हमें आत्मनिर्भर बनना ही बनना है। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है कि खान मंत्रालय की तरफ से गठित एक विशेषज्ञ समिति ने बुधवार को इस बारे में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। रिपोर्ट में अब आगे गिनना शुरू कीजिए, लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, रेहेनियम, बेरिलियम, वेनेडियम, टेंटलम जैसे खनिजों के नाम हैं। इनकी ज़रूरत न सिर्फ भारत के डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी होगी बल्कि देश के रणनीतिक हित के लिए भी आवश्यक होंगे। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा मेंस में कि क्रिटिकल मिनरल्स हमारे देश की इकोनॉमी को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भर होने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं और उनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है। ऐसे ही सिंपल सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। या क्रिटिकल मिनरल्स के निम्न में से कौन कौन से हैं चुनिए, उसमें दे देगा लोहा का नाम, चांदी का नाम, सोना का नाम दे देगा, रेहेनियम का नाम दे देगा। तो वहाँ पर आप भूल जाएंगे तो रेहेनियम क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स में इनका नाम आता है जो देश के इलेक्ट्रॉनिक बाजार, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन, संचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन सब में ये सारे मटेरियल काम आते हैं। मतलब फ्यूचर में जो भी प्रौद्योगिकी आएगी उनमें ये सारे के सारे मटेरियल हमारे काम आएंगे। किसने जारी किया, खनिज मंत्रालय ने। अब यहाँ पर ज़रा इनके मैं नाम पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे और क्या है इसमें। एंटीमनी का नाम सुना होगा, बिलीनियम, कैडमियम, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, ग्रेफाइट, इंडियम, लिथियम, नायोबियम, निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, रेडियम, फॉस्फोरस और कौन सा है, पोटास, सेलिनियम। देखिए जो कॉमन नेम है जैसे पोटास है, इसका नाम आप नहीं सोच सकते हैं कि पोटास का नाम किस में होगा, क्रिटिकल मिनरल में होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर आपको पोटास पता होगा क्रिटिकल मिनरल में है तो वहाँ पर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं अगर पूछा जाता है इससे जुड़ा हुआ सवाल तो। सिलिकॉन, स्ट्रेंटियम, टेंटालम, टेरुलियम, टिन और टिटानियम और जिरकोनियम, ये सारे क्या हैं, क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट जारी की है। इन सब में हमें क्या बनना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है देश की इकोनॉमी के लिए, फ्यूचर की इकोनॉमी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक आधारित इकोनॉमी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए आगे क्या लिखा इन्होंने,
भारत ने अपने क्रिटिकल मिनरल्स की सूची तब जारी की है जब अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन जैसे दूसरे देश भी इन खनिजों की अहमियत को समझते हुए अपने अपने ज़रूरी खनिजों की सूची जारी कर रहे हैं। सारे देश जारी कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, हमने भी जारी कर दिया। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि इनकी आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता में भी इस क्षेत्र में सहयोग को लेकर बात हुई है कि भाई ऐसा करो, आपके पास अगर ये सब मिनरल है तो आप हमें दो, हम भी आपको कुछ मिनरल्स दे देंगे। अगर अभी हम लोग बात करें रेयर अर्थ मेटल की, रेयर अर्थ मेटल जो होते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो चीन में इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसलिए पूरी दुनिया जो है इलेक्ट्रॉनिक्स बाज़ार वो चीन पर निर्भरता है अभी सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसके पास मटेरियल है, खनिज संपदा है उस तरह का। ओके, अपने देश में भी अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में रेयर अर्थ मेटल बहुत सारे पाए जाते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, सहयोग के लिए भारतीय दोनों नेताओं की वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में भारत की तरफ से बताया गया कि वो अमेरिका की अध्यक्षता वाले क्रिटिकल मिनरल्स क्लब में शामिल होने को तैयार है। इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स क्लब की अध्यक्षता कौन कर रहा है अभी, तो अमेरिका कर रहा है, भारत उसमें शामिल होगा। इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्रिटिकल मिनरल्स की खोज व आपूर्ति में सहयोग करने को लेकर एक समझौता हुआ है। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर एक समझौता हमने किसके किसके बीच में की, किन दो देशों के साथ हुआ है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर समझौता हो चुका है। अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है, बस उसकी अध्यक्षता वाले ग्रुप में हम शामिल जरूर हुए हैं, कोई समझौता नहीं हुआ। हमारा समझौता किसके साथ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई को लेकर, क्रिटिकल मिनरल्स के आपूर्ति को लेकर किसके साथ हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता हुआ है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, सवाल पूछे जाएंगे यहाँ से, या भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध में इसको लिख कर आना है। ओके, देखिए अगला क्या है लिखा हुआ कि लिथियम, कोबाल्ट और निकेल के लिए अभी चीन पर निर्भरता है हमारी, अभी मैंने बताया था। समिति की रिपोर्ट बताती है कि भारत आज की तारीख में 11 जरूरी खनिज का आपूर्ति के लिए पूरी तरह से विदेश पर निर्भर है। इनमें से कई ऐसे खनिज हैं, लिथियम, कोबाल्ट, निकेल है, जिनकी आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भरता है, जबकि कई दूसरे खनिजों के लिए हम रूस, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया के कई यूरोपीय देशों पर निर्भरता है। इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने होने पर पूरी आर्थिक प्रगति का पर असर हो सकता है। ओके, देखिए अगला क्या बोला गया है कि हम इनके लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट भी स्थापित करेंगे, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, रेयर अर्थ मेटल्स वगैरह के लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट भी बनाएंगे हम। समिति का सुझाव है कि क्रिटिकल मिनरल्स में एक राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट स्थापित करने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह का शैक्षणिक संस्थान है। इसके अलावा खनन मंत्रालय के अंतर्गत एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का भी सुझाव दिया गया। यह सेंटर विभिन्न मंत्रालय के बीच सामंजस्य स्थापित कर नई नीतियों बनाने और वैल्यू चेन स्थापित करने में मदद कर सकता है। ये पूरा का पूरा न्यूज़ मैंने आपको समझाया है कि क्रिटिकल मिनरल्स क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, किसके साथ हमने समझौता किया है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है, अमेरिकी ग्रुप में भी हम शामिल हुए हैं और हम इसमें आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अगला जो टॉपिक है इसमें मुझे एमएसएमई की आपको परिभाषा बताना है। उत्तराखंड पीसीएस पीटी में इसका डेफिनेशन पूछा गया था। यूपीएससी 2023 पीटी में भी एमएसएमई से जुड़ा हुआ एक एमसीक्यू पूछा गया था, जिसमें सीधा सीधा उसके डेफिनेशंस उठाकर सवाल कॉपी पेस्ट किया गया था, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी हमारे जीडीपी में एमएसएमई का कितना % योगदान है, 30% योगदान है। यानी कि 100 रुपये का अगर हमारा जीडीपी है तो उसमें 30 रुपये कहाँ से आता है, तो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो होते हैं वहाँ से आते हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। हमने लक्ष्य क्या रखा है कि 2030 तक हम अपने जीडीपी में 50% योगदान किसका देखना चाहते हैं, एमएसएमई सेक्टर का देखना चाहते हैं। एमएसएमई की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये रोज़गार बहुत बड़ी स्तर पर प्रोवाइड करवाते हैं। छोटे छोटे उद्योग होते हैं लेकिन बड़े रोज़गार उपलब्ध करवाते हैं लोगों को। खासतौर से असंगठित क्षेत्र के जो लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, अनस्किल्ड लोग होते हैं, उनको तक ये रोज़गार मुहैया करवाते हैं। कुछ स्किल्ड भी होते हैं, कुछ अनस्किल्ड भी होते हैं। तो देख लेते हैं एमएसएमई की परिभाषा क्या होती है। 2020 में एमएसएमई की नई परिभाषा लाई गई है। कब लाई गई? 2020 के जून जुलाई के आसपास लाई गई है नई परिभाषा, और इसको ध्यान रखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए। क्या है? पहला, सूक्ष्म उद्योग किसको कहा जाता है? वे उद्योग जिनमें 1 करोड़ रुपए से कम का निवेश किया गया है और जिनका वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए है। ये याद होना चाहिए कि वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ का है और निवेश उसमें 1 करोड़ से कम रुपए का किया गया, उसको सूक्ष्म कहा जाता है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीनों हैं, MSM,
और ई का मतलब इंटरप्राइजेज होता है। ओके, देखिए अगला क्या है, लघु उद्योग किसको कहा जाता है? वे उद्योग जिनमें 10 करोड़ रुपए से कम का निवेश किया गया है और जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक का है, उनको क्या कहा जाता है? लघु उद्योग कहा जाता है, माइक्रो स्मॉल उद्योग कहा जाता है। ये माइक्रो हो गया, ये स्मॉल हो गया। ओके, मध्यम उद्योग किनको कहा जाता है? वे उद्योग जिन्हें 50 करोड़ से कम का निवेश किया गया है, वहीं जिनका टर्नओवर 250 करोड़ तक का है सालाना, उनको क्या कहा जाता है? मीडियम इंटरप्राइजेज कहा जाता है। माइक्रो भी याद रखिएगा, स्मॉल भी याद रखिएगा, मीडियम भी, तीनों का आंकड़ों सहित याद रखना है, क्योंकि इसके डेफिनेशन से सवाल पीटी मेंस में हर जगह पूछे जाते हैं। एमएसएमई सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई से जुड़ा हुआ एक समिति का नाम बताता हूँ, बाबा कल्याणी समिति है, जिसको बनाया गया था 2019 में, बाबा कल्याणी समिति। इन्होंने एमएसएमई में सुधार को लेकर बहुत सारे रिकमेंडेशन दिया था, जिसको भारत सरकार ने लागू भी किया था। तो एमएसएमई को लेकर ध्यान में रखेंगे बाबा कल्याणी समिति का नाम, और उसका डेफिनेशन ध्यान में ही रखेंगे क्योंकि वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ओके, अब अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। भारत का जो सबसे लार्जेस्ट टेलीस्कोप है ना, उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है यूनिवर्स में जो वाइब्रेशन हो रहा है उसको डिटेक्ट करने में। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बस इसको ये ध्यान में रखिए कहाँ पर है ये स्थित। इंडियाज लार्जेस्ट टेलीस्कोप द अपग्रेडेड जाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप नियर नारायणगांव, देखिए क्या लिखा हुआ, नारायणगांव पूना डिस्ट्रिक्ट। नारायणगांव में भारत का सबसे बड़ा क्या लगाया गया है? इंडियाज़ लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप कहाँ पर है? ये पूना के नारायणगांव में है। ये यूनिवर्स से जुड़े हुए जो खोज हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उसको खोजने में अहम भूमिका निभा रहा है। तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, ये पीटी फैक्ट के तौर पर मैंने बता दिया है। ओके, आज का लेक्चर यहीं तक था। अगले लेक्चर में और भी आपको, पहले तो आज मैं बुक लिस्ट का बता दूंगा, उसके अलावा अभी हिस्ट्री का भी एमसीक्यू अपलोड होगा और ज्योग्राफी का भी एमसीक्यू आज अपलोड होगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।